हेलो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ब्रायोपाटा और आगे की वीडियो इस चैप्टर की और दोनों चैप्टरों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए, तो उनको जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब ब्रायोपाटा में आते हैं। ब्रायोपाटा में कौन आता है? मांस और लीवर बर्ड आते हैं, जो प्राय पहाड़ियों और नम छायादार क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ब्रायोपाटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है, यानी पादप जगत का उभयचर, क्योंकि ब्रायोपाटा जमीन प्लस जल दोनों जगह रहते हैं। जबकि जो शैवाल रहते हैं ना, वो शैवाल कहाँ पर रहते हैं? मेनली प्राय शैवाल रहते हैं जल में, वो भी समुद्री जल में। ठीक है, कहाँ रहते हैं? समुद्री जल में ना। तो इसको ये पादप जगत का उभयचर कौन है? क्वेश्चन सीधा आ जाएगा, पादप जगत का उभयचर कौन है? जल। मतलब कि ब्रायोपाटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ना। ये डायग्राम दे रखे हैं जो कि किसके हैं? ब्रायोपाटा के है ना। 4 डायग्राम, एक तो फ्यूनेरिया का दे रखा और मादा थैलस, नर थैलस, मार्केंसिया का दे रखा है और स्पेगनम का दे रखे हैं। तो मैं पहले इसको पढ़ा देता हूँ ब्रायोपाटा को, उसके बाद डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। पादप जगत का उभयचर करते ये, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो ये लाइन ये है कि ये भूमि पर रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन करते हैं ना, यानी ये जनन के लिए जल के पर निर्भर रहते हैं। ये प्राय नाम, सीलन और छादा स्थान पाया जाती है। ये अनुक्रमण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यानी ये कुछ शब्द हैं जैसे अनुक्रमण, यानी अनुक्रमण में जो ब्रायोपाटा रहते हैं ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ना। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो मैं गोला कर लेता हूँ, वो कि आपको ऑप्शन में आएंगे और गलत कराने के लिए ही आते हैं वो, है ना। तो इन पुनः ज़्यादा फोकस करना रहता है, ठीक है। इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक व्यस्त होती है और पादप काय शैवाल का ये थैलस की तरह होता है और श्यान और सीधा होता है। इनका जो काय, जो पादप काय है वो थैलस की तरह श्यान यानी लेटा हुआ और सीधा हो सकता है ना। और एक कोश के बहुकोश की मूला सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है, मतलब कि ये जमीन वगैरह या जो स्थल रहता है उससे किसके द्वारा होगा? सबस्ट्रेट के द्वारा होता है, जो कि एक कोश की हो सकते हैं सबस्ट्रेट और बहुकोश की मूला, मतलब कि राइजोट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये वास्तविक मूल तना पत्तियाँ नहीं होती, ये याद है यहाँ पे, ये है कि वास्तविक मूल और तना पत्तियाँ नहीं पाई जाती ब्रायोपाटा के अंदर। वास्तविक मूल नहीं हो, मूल के समान मूलाभ होते हैं, तना नहीं होते हैं, और लेकिन तना नहीं होता और पत्तियाँ भी नहीं होती। इसमें मूल सम, पत्ती सम, उत्थानासम संरचना पाए जाते हैं। मूल के समान, पत्ती के समान और तने के समान संरचनाएं पाए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तना पत्तियां नहीं होती हैं। ब्रायोपाटा की मुख्य काय अगुणित होती है, यानी ब्रायोपाटा की मुख्य काय क्या होती है? एन होती है ना, एन यानी अगुणित होती है। ये युग्मक उत्पन्न करते इसलिए गैमेटोफाइट कहते हैं। तो ब्रायोपाटा की जो मुख्य संरचना कौन सी होती है? गैमेटोफाइट, यानी युग्मकोद्भिद होती है, ठीक है। ब्रायोपाटा में लैंगिक जननांग बहुकोशिकीय होते हैं। ब्रायोपाटा में लैंगिक जननांग कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुदानी, मतलब कि स्पोरोगोनियम, और मादा को स्त्रीदानी बोला जाता है, जो जिसमें दीर्घसाविक, यानी ब्रायोपाटा में जो नर लैंगिक अंग पुदानी होती है स्पोरोगोनियम, और ना तो पुमंग होते हैं ना, इसमें जो स्पोर होते हैं वो द्विकशाविक, यानी 2 कशाविकाएं पाए जाते हैं, और मादा जनक को स्त्रीदानी ऊगोनियम बोला जाता है। और ये फ्लास्क के आकार का होता है, जैसे एक अंड होता है, यानी एक अंडा होता है एक, है ना, किसमें? स्त्रीदानी में। जो फ्लास्क के आकार की स्त्रीदानी होती है उसके अंदर एक अंडा पाया जाता है, और जबकि पुदानी होती है वो उसमें 2 द्विकशाविक पुमंग होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है और ये स्त्रीदानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संलग्न हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है, इसमें एक बहुकोशिकीय बीजाणुयुक्त स्पोरोफाइट बन जाता है। तो ये आप यहाँ पे एक ये लगा है कि तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इसमें अपने लास्ट में पढ़ा था ना कि ये, यानी जो शैवाल है, कौन सा शैवाल? रोडोपाइसी, यानी रोडोपाइसी शैवाल के अंदर भी क्या होता है कि निषेचन उपरांत विकास, मतलब कि जो रोडोपाइसी शैवाल है एक तरह का ब्रायोपाटा की और अग्रसर को बताता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना कि ब्रायोपाटा में भी क्या होता है कि न्यूनीकरण विभाजन तुरंत नहीं होता है, तो ये एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होता, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर ये है कि जो स्पोरोफाइट बना हुआ है ना, जो कि जो ब्रायोपाटा में जो स्पोरोफाइट बना है ना, वो मुक्त जीवी नहीं होता, मतलब कि स्वतंत्र ग्रोथ नहीं कर सकता, बल्कि ये गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद से जुड़ा होता है और अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसमें अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर
युग्मकोद में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 2n है, 2n में क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि जो स्पोरोपाइट क्या होता है 2n है और गेमेटोफाइट का n है। तो स्पोरोपाइट में यानी स्पोरोपाइट मुक्तिजीवी नहीं होता, बल्कि ये प्रकाश संश्लेषी गैमेटोपाइट से जुड़ा होता है ना। तो इसमें क्या है, तो स्पोरोपाइट की कुछ कोशिका में न्यूनीकरण भी आ जाता है, मतलब कि स्पोरोपाइट की कोशिका होती है 2n और इसकी होती है गैमेटोपाइट की n। तो जिनमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो n संरचनाएं बन जाएंगी, और जो n संरचनाएं क्या होता है गैमेटोपाइट में परिवर्तित हो गैमेटोपाइट, क्योंकि मुख्य काय इसकी यही है, मुख्य यही है ब्रायोपाइटा की ना, तो उसमें डेवलप हो जाती है। ब्रायोपाइटा का बहुत आर्थिक महत्व है ना, ये लाइन है कि ब्रायोपाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, मतलब सबसे ज़्यादा टेरिफाइटा, लेकिन कुछ मौस शाकाहारी स्तनधारियों पक्षियों अन्य प्राणियों की भोजन प्रदान करते हैं। स्पेगनम की कुछ स्पीसीज पीठ उत्पन्न करती हैं और जो ईंधन के रूप में काम होता है। कौन की? स्पेगनम की कुछ स्पीसीज, यहाँ पे है कि सभी स्पीसीज नहीं लिखा है ना, सभी स्पीसीज नहीं लिखा, कुछ स्पीसीज के बारे में लिखा है जो पीठ उत्पन्न करती हैं और ईंधन के रूप में काम होती हैं। इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में होता है ना। इसका उपयोग पैकिंग और सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने में क्यों होता है कि ये पानी को क्या है स्टोर करने की क्षमता रखता है ना। तो क्या है कि ये पानी को बाहर नहीं जाने, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर पाया जा सकता है, तो इस चक्कर में इसको स्टोर करने के लिए में उपयोग लेते हैं किसको? ब्रायोपाइटा को, है ना। इस कारण इनमें पानी को रोकने की बहुत अधिक क्षमता पाई जाती है, इसलिए कि पानी किसी भी सजीव पदार्थों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ना, तो अपन ब्रायोपाइटा का उपयोग कर सकते हैं। लाइकेन समेत मॉस सर्वप्रथम ऐसे शरीर हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है ना। पारिस्थितिक एक दो लाइनें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देख एक इसका महत्व है भी और नहीं में। तो क्या पारिस्थितिक दृष्टि से तो इसका महत्व ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक महत्व नहीं है, आर्थिक महत्व इसका कम है। तो दो लाइनें हो गई ना कि एक पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण नहीं है ब्रायोपाइटा। इनमें चट्टानों को अपघटित किया है और अन्य उच्च कोटि के पादपों उगने के लिए अनुरूप बनाया जाता है। मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसमें वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाने देती, इस कारण ये मृदा अपक्षरण को रोकता है। मृदा अपक्षरण कौन रोकता है? मॉस, यानी है ब्रायोपाइटा, लेकिन मॉस के बारे में स्पेशली लिखा गया है कि मॉस क्या चट्टानों पर क्या होता है कि एक परत जमा देता है, यानी ये पूरा घेर लेता है चट्टान को। तो क्या मृदा का अपक्षरण नहीं होता, क्योंकि मृदा पर जो बारिश होती है ना वो मृदा पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाती, तो क्या है उसका मृदा जाएगी नहीं। ब्रायोपाइटा में लीवर और मॉस को व्यक्त कर सकते हैं, है ना। इसमें चित्र 3.2। अब मैं अपन अपने इस डाइग्राम को देखते हैं ना, क्योंकि ब्रायोपाइटा में लीवर वार्ड में मार्केंसियम माइक्रोके मादा थैलस और नर थैलस जोड़ा गया है। फ्यूनेरिया में गेमेटोपाइट स्पेरोपाइट दोनों हैं। तो स्पोरोपाइट क्या होता है 2n और गेमेटोपाइट n होता है। तो नीचे वाली स्ट्रक्चर किसके अंदर आ गई? गेमेटोपाइट के अंदर, और ऊपर वाली स्ट्रक्चर किसके अंदर आ गई? स्पोरोपाइट के अंदर। तो इस जो इसका सीटा होता है वो 2n होगा और जो कैप्सूल होगा भी 2n होगा, जो कि इसका मुख्य अक्ष n, मूलाव n और पत्तियाँ क्या हो गई? n होगी। ये याद रख लीजिए, है ना। और जो कि स्पेगनम का कौन सा दे रखा है? स्पेगनम का गैमेटोपाइट दे रखा है, स्पेगनम का गैमेटोपाइट के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब मार्केंसिया के दो दे रखे हैं, एक तो मादा थैलस दे रखा है ना, और एक नर थैलस दे रखा है। अब मादा थैलस और नर थैलस को पहचानने का तरीका ये है कि देख स्त्रियां कैसे रहती हैं सज धज के, तो इसका स्त्री धानी दर कैसा है? अच्छा भला सुंदर दिखता है, तो वो कौन सी है? स्त्री धानी दर हो गया। और पुदानी दर नर कैसा रहता है? बिखरा हुआ आदमी, तो इसका ये बिखरा हुआ है, ठीक है। तो ये पहचानने में यानी स्मार्ट तरीके यही है पहचानने का। इसमें राइजोड दे रखे हैं नीचे की तरफ, और इसमें जयमकव दे रखे हैं जो जननांग की तरह की एक की तरह स्ट्रक्चर होती है। अब आगे हैं कि डायग्राम को पहचान लोगे ना, और ना तो यही याद रख लेना कि स्त्री कैसी रहती है? सुंदर रहती है, तो सुंदर वाला स्त्री दानीदार है तो मादा वाला हो गया, और बिखरा हुआ नर है तो नर हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लीवर बर्ड है ना। लीवर बर्ड प्राय नमी छायादार स्थानों, नदियों के किनारे, दलदल स्थानों, गीली मिट्टी, पेड़ों, छालों पर उगते हैं। लीवर बर्ड की पादप काय थैलाब होती है, यानी ये याद रखना कि थैलस के समान किस में होती है पादप काय? मार्केंसियम होती है, और थैलस पृष्ठ अधर होते हैं, है ना। और अधर स्तर यानी बिल्कुल चिपके रहते हैं, मतलब कि सीधी बात है ज़मीन से, यानी जो सबस्ट्रेट यानी जहाँ पर जुड़े होंगे ना उसकी थैलाब यानी पत्ती के साथ चिपकी हुई संरचना की, और बिल्कुल चिपके रहते हैं। थैलाब संरचना मार्केंसियम है, ठीक है।
और इसके पत्तीदार सदस्यों, मतलब कि इसके पत्तीदार सदस्यों में पत्तियों की कई तरह की छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो तने की तरह की संरचना में दो कतारों में होती हैं। ठीक है, दो कतारों में होती है। पत्तीदार सदस्य है प्रोलेरा होगा, आई थिंक, मेरे को पता नहीं, इतना आइडिया नहीं है। इसमें पत्तीदार सदस्य बात कर रहा है जिसमें दो कतारों में संरचना होती है। लीवर वर्ट में अलैंगिक जनन, थैलस के विखंडन और विशेष संरचना जैमा द्वारा होता है। यानी विशेष संरचना कौन सा? जैमा। यानी जैमा क्या करती है? अलैंगिक जनन संरचना। ठीक है, जैमा हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक खलिकाएं होती है ना। वो जो छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जैमा का कहते हैं उसमें स्थित होती है। हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक खलिका होती है जिन्हें जैमा कप कहते हैं में स्थित होती है। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती है और जिसमें एक नया पादप उग जाता है। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा लैंगिक अंग या तो स्त्री दानीदार पुदानीदार थैलस पर उगते हैं। स्पोरोपाइट रहता है। स्पोरोपाइट में यहाँ 3 है, इसमें पाद होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है ना। ये मार्केंसिया की बात कर रहा है। ठीक है, म्यूसिस के बाद कैप्सूल में ही स्पोर बनते हैं और स्पोर के अंकुरण होने के कारण मुक्तिजीवी गैमेटोफाइट बनता है। क्योंकि स्पोर से इसका गैमेटोफाइट तो मुक्तिजीवी है, जबकि जो स्पोरो गैमेटोफाइट क्या है? मुक्तिजीवी होता है ब्रायोफाइटा में ना, जो कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर लगा हुआ था, मतलब कि वो मुक्तिजीवी नहीं होता। तो यहाँ पे कि स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट में पाद होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होते हैं। ठीक है, और ब्यूसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, यानी कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे इसके। ठीक है, अब क्या है? मोस। अब आ गया मोस। ठीक है, अब मोस के बारे में। जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था गैमेटोफाइट होती है जिसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को प्रथम तंतु, यहाँ प्रथम तंतु को प्रोटोनीमा बोला गया। ठीक है, प्रोटोनीमा किस में पाई जाती है? मोस के अंदर। प्रोटोनीमा किसके अंदर पाई जाती है? मोस के अंदर। याद रख लेना, प्रोटोनीमा मोस के अंदर और मोस किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर। ठीक है, तो प्रथम अवस्था मतलब कि 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं मोस में जीवन चक्र में। एक तो प्रथम अवस्था जिसको प्रोटोनीमा बोला जाता है, जो स्पोर से बनता है। यानी प्रोटोनीमा किससे बन रहा है? स्पोर से। और प्रोटोनीमा कैसा होता है? बिसर्पी होता है, हरा होता है, साकेत होता है, प्राय तंतु में होता है। यानी बिसर्पी, हरा, साकेत, प्राय तंतु में होता है। दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है। पहली अवस्था कौन सी होती है? बिसर्पी, हरा, साकेत और प्राय तंतु में होती है। और दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु यानी सेकेंडरी प्रोटोनीमा है। यहाँ पर प्रथम तो नहीं, यहाँ सेकेंडरी प्रोटोनीमा से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरी अवस्था पत्ती के समान होती है जो कि प्रोटोनीमा से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है और ये एक सीधा पतला तना सा होता है ना। यहाँ पर दोनों के अलग अलग गुण दे रखे हैं। यानी प्रोटोनीमा यानी प्रथम तंतु के बारे में बता रखा है, बिसर्पी, हरा, साकेत और प्राय तंतु में। और जबकि पार्श्वी कली के रूप में जो दूसरी अवस्था उत्पन्न होती है वो सीधा पतला तना सी होती है जिस पर सर्पिल रूप में पत्तियां लगी होती हैं, यानी सर्पिल क्रम में पत्तियां लगी होती हैं। बहुकोशिकीय तथा साकेत मूलाभ द्वारा मिट्टी में जुड़ी होती हैं और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। है ना, बहुकोशिकीय और साकेत मूलाभ, ये भी याद रखने योग्य लाइन है कि बहुकोशिकीय और साकेत मूलाभ पाए जाते हैं किसके अंदर? मोस के अंदर, है ना। और जो लैंगिक जननांग किसके ऊपर उत्पन्न हो रहे हैं? ये सेकंड स्ट्रक्चर के ऊपर लैंगिक जननांग उत्पन्न हो रहे हैं। मोस में कायिक जनन द्वितीयक प्रोटोनीमा के विखंडन और मुकुरण द्वारा होता है। यहाँ पर द्वितीयक प्रोटोनीमा यानी प्रथम दे रखा है लेकिन हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में द्वितीयक प्रोटोनीमा। ठीक है, लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुदान स्त्री धन पत्तीदार प्रोह की चोटी पर उत्पन्न होते हैं। पत्तीदार प्रोह की चोटी पर उत्पन्न होते हैं। कौन? लैंगिक जनन। निषेचन के बाद युग्मन से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा और कैप्सूल में वेद रहता है। ठीक है, ये तो अपने डीएफ में ही देखा था। मोस में स्पोरोफाइट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कौन? मोस के अंदर मोस में स्पोरोफाइट लीवर बर्ड की अपेक्षा अधिक विकसित होता है ना। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट कि मोस में जो स्पोरोफाइट है ना वो लीवर बर्ड में जो स्पोरोफाइट उत्पन्न होता है ना उससे ज़्यादा विकसित स्पोरोफाइट इसके अंदर पाया जाता है। कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, म्यूसिस के बाद स्पोर बनते हैं कैप्सूल के अंदर। मोस में स्पोर विकिरण की विस्तृत प्रणाली होती है और सामान्यतः सदस्य इसके फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्राम है। याद रखने के 3 डायग्राम में तो क्या दे रखा है? स्पेग्राम का दे रखा है गैमेटोफाइट वाला। फ्यूनेरिया है और पॉलीट्राइकम है और स्पेग्राम है ना, 3 इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और एक ये लाइन याद रख सकते हैं, इस लाइन को, कौन सी लाइन? ये कि मोस में स्पोर के वितरण की विस्तृत प्रणाली पाई जाती है ना। ये याद रख सकते हैं जिसमें वायु पाया जाता है मेन रूप से। ठीक है, अब आगे अपन अपना क्या हो गया? सेवल खत्म हो गया। ठीक है, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। अब चलते हैं टेरिडोफाइटा में, है ना। टेरिडोफाइटा
अब क्या टेरिडोफाइटा का सजावट में बहुत आर्थिक महत्व है, यानी यहाँ पे क्या है आर्थिक महत्व की बात कर रहा है, जबकि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व कम था लेकिन पारिस्थितिक महत्व ब्रायोफाइटा का ज़्यादा था। अब इसमें क्या है कि सजावट के रूप में उपयोग होता है ना, इसलिए इसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसा टेरिडोफाइटा फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं, नहीं विकास के स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे तो बोला गया है, लेकिन है ना, तो क्या है कि जो उभयचर को ना उभयचर ब्रायोफाइटा है वो सर्वप्रथम विकसित होने वाले पौधों की बात करें ना तो टेरिडोफाइटा, लेकिन सर्वप्रथम जो स्थल पर उगे वो पौधे ब्रायोफाइटा है, यानी सर्वप्रथम विकसित यानी जो अच्छे से फले फूले थे वो हो गया टेरिडोफाइटा। और जबकि सर्वप्रथम आए जमीन पर, ठीक है, वो हो गए ब्रायोफाइटा, ठीक है। और समय उत्तक जिसमें समय उद्यालन प्रॉम होते हैं, आप इन उत्तक विस्तार पर जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे और ये तने रूपी थे, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर ऑस्टल और फर्न आते हैं, यानी ये याद रखता हूँ। उसके अंदर मॉस और लीवरबट आते तो और भी हैं, लेकिन इसने एनसीईआरटी ना मॉस और लीवरबट के बारे में बताया कि ब्रायोफाइटा के अंदर मॉस और लीवरबट आते, तो इसी प्रकार इसके अंदर ऑस्टल और फर्न आते। टेरिडोफाइटा ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और कुछ रेतीली मिट्टी पर भी अच्छी तरह उग सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र में प्रभावी अवस्था कौन थी, गैमेटोफाइटा, लेकिन टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइटा, यानी स्पोरोफाइट मतलब कि 2n, स्पोरोफाइट मतलब कि क्या होता है 2n अवस्था, ठीक है, जिसके अंदर वास्तविक मूल तना और पत्तियाँ होती हैं, जबकि उसमें मूल सम तना सम पत्ती संरचना ब्रायोफाइटा के अंदर पाई जाती हैं। और उसमें सम्मेन उत्तक नहीं पाया जाता क्योंकि ये पानी के किनारे पर उगते हैं ब्रायोफाइटा, और उनमें सम्मेन उत्तक नहीं हुआ क्योंकि पानी वो वहाँ से ही अवशोषित करते हैं। और इसमें क्या हुआ, सुस्पष्ट सम्मेन उत्तक पुलवामा जलाय में पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा में पत्तियाँ छोटी और लघुपर्ण जिसमें सेलेजिला होती है। टेरिडोफाइटा में जो छोटी पत्तियाँ और लघुपर्णी बोलते हैं वो सेलेजिनेला, और बड़ी और बृहत्पर्ण जिसको फर्न, यानी ये याद रखने योग्य एग्जाम्पल है। यानी छोटी और लघुपर्ण पत्तियाँ किसके अंदर पाए जाते हैं, सेलेजिला में, और बड़ी और बहुपर्णी फर्न होते हैं, यानी बड़ी बड़ी पत्तियाँ फर्न के अंदर पाई जाएंगी, जो कि छोटी और लघुपर्ण सेलेजिला होता है, ठीक है। स्पोरोफाइटा में बीजाणुधानी होती है जो पत्ती के तरह की बीजाणुपर्ण पर उगती है। कुछ टेरिडोफाइटा में बीजाणुपर्ण सम्मेलन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाता है जिन्हें शंकु कहते हैं, इसके अंदर शंकु बनता है। और सिलेजिला और इक्विसिटम का तो एग्जाम्पल भी दे रखा है, सिलेजिला और इक्विसिटम शंकु पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें शंकु पाया जाता है, कैप्सूल नहीं होता, शंकु बोला जाता है, ठीक है। इसको बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका म्यूसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट, यहाँ पर अस्पष्ट लिखा हुआ, स्पष्ट नहीं है, छोटा बहुकोशिकीय मुक्तिजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी तैलाब गैमेटोफाइट बनता है। यहाँ पर देखिए एक अस्पष्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, छोटा बहुकोशिकीय याद हो जाएगा, मुक्तिजीवी भी याद हो जाएगा, और प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट बनता है। लेकिन यहाँ पर अब तो देखिए कि अस्पष्ट है, बहुकोशिकीय, मुक्तिजीवी है, तो मुक्तिजीवी है तो मतलब कि जमीन पर पाए जाते हैं, और तो जमीन पर पाए जाने के लिए इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण होगा, है ना। और जिसके प्रोथैलस कहते हैं, याद रखना कि इसको क्या बोला जाता है, जो इसकी जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है किसकी, टेरिडोफाइटा की, उसको बोला जाता है प्रोथैलस। जबकि प्रोथैलस टेरिडोफाइटा के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोटोनीमा ब्रायोफाइटा के अंदर है, यानी प्रोथैलस प्रोटोनीमा। तो प्रोथैलस यानी थैलस के समान है, क्या आप लोग को देख प्रोथैलस है ना, तो थैलस उसके अंदर है ब्रायोफाइटा के अंदर, है ना, मादा थैलस नर थैलस में करें। लेकिन याद रखना कि जब प्रोथैलस और प्रोटोनीमा की बात करें, प्रोथैलस उल्टा कर देना, सीधा बात तो थैलस है लेकिन ब्रायोफाइटा में प्रोथैलस नहीं है,
ना। ब्रायोपाइटम थैलस है लेकिन प्रोथैलस नहीं है, तो प्रोथैलस कहाँ, टेरिडोपाइटम, और प्रोटोनियम बचा प्रोटोनियमा किसके अंदर, ब्रायोपाइटम। यानी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इनको याद रखना कि प्रोथैलस यानी थैलस, एक थैलस दो थैलस नहीं हो सकते, ठीक है। यानी प्रोथैलस और क्या है, मार्केंसिया का थैलस है ना, थैलस, ठीक है। तो एक थैलस एक जगह पाया जाएगा, तो मार्केंसिया थैलस किसके अंदर पाया जाता है, ब्रायोपाइटा के अंदर, तो प्रोथैलस किसके अंदर, टेरिडोपाइटा के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अब आगे, इन युग्मकों को उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान, ठंडा गीला छायादार स्थान की चाहिए, और विशिष्ट सीमित आवश्यकताओं निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण टेरिडोपाइटा का फैलाव सीमित है। मतलब कि पानी की आवश्यकता होने के कारण टेरिडोपाइटा का फैलाव भी सीमित है। विशेष इसमें की विशिष्ट सीमित आवश्यकता निषेचन के बाद पानी की आवश्यकता होने के कारण जीवित टेरिडोपाइटा का फैलाव सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित है। युग्मकों में के नर और मादा अंग होते हैं जिन्हें क्रमशः पुदानी स्त्रीदानी कहते हैं, और पुदानी से पुंवाणु को निकलने के बाद उसे स्त्रीदानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये टेरिडोपाइटा की सीमित है इसलिए क्योंकि निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है टेरिडोपाइटा को, इसलिए इसका विस्तार है ना वो सीमित है। स्त्रीदानी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलग्न हो जाता है और युग्मक बनाता है। इसके बाद युग्मक से बहुकोशिकीय सुस्पष्ट स्पोरोपाइट बनता है, यानी इसका स्पोरोपाइट कैसा था, बहुकोशिकीय सुस्पष्ट और स्पोरोपाइट बनता है, जो टेरिडोपाइटा की प्रभावी अवस्था है। प्रभावी अवस्था कौन से, स्पोरोपाइट है, जो 2n होता है, ठीक है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोपाइट जहाँ स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। जैसे सिलेजिना साल्विनिया, दो प्रकार के बहुत लघु स्पोर बनते हैं जो विषम बीजाणु कहते हैं। यानी सिलेजिना और साल्विनिया में क्या विषम बीजाणु पाए जाते हैं, सिलेजिना और साल्विनिया दो प्रकार के, यानी कौन सा, जिसमें बड़ा का होगा मादा और छोटी का होगा नर, है ना, स्पोर बनते हैं। विषम बीजाणु किसके अंदर, सिलेजिना और साल्विनिया। वृहद बीजाणु मादा, छोटे लघु बीजाणु नर से मादा और नर गैमेटोफाइट बन जाते हैं। ऐसे पौधे मादा गैमेटोफाइट अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोपाइट से जुड़ा रहता है, और मादा युग्मकोद्भेद से युग्मनज का विकास होता है जिसमें एक नया सब पूर्ण बनता है, और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण समझ जाती है जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। तो देख, बीजी प्रकृति की ओर ले जाने वाली घटना कौन सी है, कहाँ होती है, टेरिडोपाइटा के अंदर होती है। यानी बीजी प्रकृति की ओर ले जाने वाली घटना कहाँ होती है, टेरिडोपाइटा के अंदर होती है। पर क्यों होती है, क्योंकि जो उसका मादा थैलस रहता है ना, यानी मादा वाला जो मादा स्पोरोपाइट रहता है ना वो पैतृक पे जुड़ा होता है, पैतृक वाले पौधे पर जुड़ा होता है, तो वहाँ पर ही जाके क्या होता है कि युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट कहाँ बनता है, मादा थैलस पे ही जाके जाइगोट बन जाता है। जो श्वसन जीवी इसमें ये नहीं है, है ना। तो क्या है, तो ये क्या है, क्योंकि बड़े पात में जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बीज बनता है, कहाँ बनता है, जो मादा वाले क्षेत्र के अंदर भी बनता है ना। तो उस चक्कर में ये है कि यहाँ पर जो घटना होती है ना, गैमेटोफाइट युग्मन विकास हो जिसमें नया भूम बढ़ता, मादा गैमेटोफाइट में युग्मनज विकास होता है जो स्पोरोपाइट से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाली घटना ना कहाँ ले जाती है, ये ले जाती है आपको बीजी प्रगति की ओर ले जाती है, ठीक है। अब टेरिडोपाइटा के अंदर 4 क्लास आती हैं, एक तो ये 4 क्लास आती है ना, तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। साइक्लोपिसीडा में साइलोटा में, लाइकोपिसीडा में सिलेजिना और लाइकोपोडियम में, स्पिनोपसीडा में इक्विसीडा में, और टेरोपसीडा में ड्रायोप्टेरिस और टेरिस और एडियंट में, ठीक है। तो आपको ये चारों क्लास और कौन सी क्लास में कौन सा एग्जाम्पल है पूरा याद रखना पड़ेगा, है ना। साइक्लोपसीडा यानी साइलोटम, टेरोपसीडा यानी टेरिस, ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम आता है, ठीक है। स्पिनोपसीडा में इक्विसीडम आता है, और लाइकोपसीडा में तो लाइकोपोडियम होगा और सिलेजिना होगा। इन चारों को अलग अलग याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये देख ली, अलग अलग याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि साइलोपसीडा में कौन आता है, साइलोटम आता है ना। तो ये 4 एग्जाम्पल यदि एक क्लास का नाम पूछ लिया तो उसको याद करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ इसमें जो डायग्राम दे रखे तो उनके बारे में, ठीक है। जब हम 4 ही डायग्राम दे रखे हैं ना, एक इक्विसीडम का दे रखा है, सिलेजिला, फर्न और सेल्विनिया फर्न का ये डायग्राम है। फर्न में क्या है, वृहद फर्न पाई जाती है, यानी पत्ती के समान स्ट्रक्चर दिख रही है, यानी पत्ती के समान स्ट्रक्चर अगर सीधा पत्ती के समान जो गमले में लगा हुआ दिख रहा है तो वो फर्न है, ठीक है। सेल्वेरिया में ये जड़ों के समान
जड़ दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है तो साल भी नहीं होगा। इक्विसिटम में क्या है, ये हो रहता है गन्ने का स्ट्रक्चर, उसके समान इक्विसिटम में दिख रहा है। तो इसमें यह है कि एक नोड रहता है, इंटरनोड रहता है, शाखाएँ रहती हैं और राइजोम रहते हैं, है ना। ये इसमें जो इसको क्या बोला जाता है, राइजोम बोला जाता है, ठीक है, राइजोम है। और स्ट्रोबिलस यहाँ पे क्या है, इसमें नर शंकु और मादा शंकु वगैरह यहाँ स्ट्रोबिलस पे लगते हैं, ठीक है। और एक और डायग्राम दे रखा है, किसका है, वो है स्लेजिलेरा, है ना। स्लेजिला में मूल दे रखी है, स्तंभ दे रखा और पत्तियाँ दे रखी है ना। तो ये डायग्राम पूछ लेता है, क्योंकि इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से में क्या क्या पाया जाता है। और ये जो नंबर हो रही है ना, उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी ABCD करके इनको पूछ ले तो इसलिए याद रखना पड़ेगा। और डायग्राम तो इम्पोर्टेंट ही है ना। तो मैं इसको तो यहीं ख़त्म करता हूँ, आगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को और बाकी जो अलग होती है स्पोरोफाइट के जो कि पेड़ी का तरह होता है उसको भी मैं ऐसे ही बताऊँगा, क्योंकि जो पिछले साल जो रिड्यूस सिलेबस किया था उसमें जो पेड़ी का अंदर वगैरह कुछ चैप्टर नहीं थे, लेकिन मैं सारा जो NCERT है ना वो पुराने हिसाब से पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये है कि पहले वो कोरोना के टाइम पता है इसलिए सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, लेकिन अब कोरोना का चला गया तो ये चांस है कि पूरा सिलेबस दोबारा ऐड कर दिया जाए, इसलिए उसमें कोई रिड्यूस वाला नहीं पढ़ाऊँगा। रिड्यूस वाला है तो उसमें आप उसी को पढ़ लीजिए, है ना। तो ओके, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। थैंक यू।